गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट पर। मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ लोक सेवा। लोक सेवा में हमारा मेन फोकस दोस्तों अखिल भारतीय सेवा पर होगा। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा पर हमारा मेन फोकस इसी पे होगा, क्योंकि ये जो पोर्शन देख रहे हैं अखिल भारतीय सेवा का, ये यूपीएसआई का जो सिलेबस है। तो हमारा पहला टॉपिक होगा अखिल भारतीय सेवा से रिलेटेड। ठीक है, यूपीएसआई के सिलेबस में हम लोग पहले आज इसी का जिक्र करेंगे और बारी बारी से इसमें जो संविधान के जो भी टॉपिक्स इसमें जो डिस्कस किए गए हैं उनको हम लोग धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से अपना देख लेंगे। देखिए, पहली बात अगर आप किया जाए कि लोक सेवा का हमारा वर्णन संविधान किस भाग में किया गया है, तो दोस्तों संविधान का भाग नंबर 14 जो है ना, वो लोक सेवाओं के बारे में बात करता है और अनुच्छेद नंबर 308 से लेकर के 314 तक इसका उल्लेख किया गया है। देखिए दोस्तों, लोक सेवा हमारे पास जो है, लोक सेवा तीन तरीके की होती हैं। लोक सेवाएं कितनी होती हैं? तीन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो देखिए। पहली आपकी है जो कि अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। तो देखिए, इसको आप ऑल इंडिया सर्विस कहते रहते हैं। ऑल इंडिया सर्विस, AIS, ऑल इंडिया सर्विसेज। इसके बाद आपका दूसरा नंबर पे आती है भारतीय, इसके बाद आपका दूसरा आती है जो कि केंद्रीय सेवा। केंद्रीय सेवा, जिसको आप जो कि सेंट्रल सर्विस कहते रहते हैं। सेंट्रल सर्विस, CS। और तीसरी आपके पास आती है राज्य सेवा। राज्य सेवा, जिसको आप कहते रहते हैं स्टेट सर्विस। ठीक है, ये आपके पास तीन तरीके की लोक सेवाएं हैं। ठीक है, तीन तरीके की लोक सेवाएं आपके पास हो गई और इनमें से हमारा जो मेन मुद्दा है वो है अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड। तो अखिल भारतीय सेवाएं कितनी होती है दोस्तों? ये भी तीन होती हैं। कौन कौन सी? पहली आपके पास है जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक, प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसको आप IAS कहते रहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और अमूमन इसको आप जो है कि DM भी कहते रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा अगर आप बात करें तो भारतीय पुलिस सेवा एक है। भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, जिसको आप जो है कि IPS कहते रहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, तीसरा आपका है भारतीय वन सेवा। भारतीय वन सेवा, तीसरा आपका अखिल भारतीय सेवा कौन सी है? भारतीय वन सेवा। और इसको आप कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। देखो दोस्तों, ये जो IS आप देख रहे हैं 1947 के पहले इसका नाम ICS हुआ करता था। इसका नाम क्या हुआ करता था? ICS हुआ करता था। कब? 1947 से जस्ट पहले, 1947 से जस्ट पहले इसका नाम ICS हुआ करता था। और IPS का नाम जो था सिर्फ इंडियन पुलिस हुआ करता था 1947 से जस्ट पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो IFS देख रहे हैं, IFS जो है पद जो है बनाया गया 1966 में। 1966 में ऐसा बनाने की जरूरत इसी समय महसूस हुई क्योंकि उस समय भारत में वनों की कटाई बहुत तेजी से चल रही थी और जो जिस क्षेत्र में हमारे वन हुआ करते थे वहां पे जो अधिकारी हमारे गण थे उनका वहां पर दबदबा चलता नहीं था। उनसे कोई लोग डरते नहीं थे। दबंग लोग जो पेड़ों को काट लिया करते थे। तो भारत सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि अगर हमें अपने वनों की सुरक्षा करनी है तो हमें कोई ऐसा पद बनाना पड़ेगा जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और उससे लोग क्या हो, डरे। तो इस वजह से भारतीय वन सेवा नाम का एक पद संगठित किया गया जो है कि 1966 में। देखो दोस्तों, भारतीय प्रशासन सेवा की बात किया जाए तो IS का जो ट्रेनिंग होता है, IS अधिकारियों का जो ट्रेनिंग होता है दोस्तों ना, वो होती है मसूरी में। ट्रेनिंग सेंटर इनका कहाँ है? मसूरी। मसूरी में इसका ट्रेनिंग सेंटर है, ये आप ध्यान रखिएगा। मसूरी में ट्रेनिंग सेंटर। मसूरी कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तराखंड के वादियों में पड़ता है। दूसरा बात है भारतीय पुलिस सेवा। भारतीय पुलिस सेवा का जो कि जो ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों वो है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में है ये ट्रेनिंग सेंटर। और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का जो सेंटर है ट्रेनिंग का वो है देहरादून। वो कहाँ है? देहरादून। तो यहाँ पर इन लोगों का ट्रेनिंग सेंटर है। अब इसके बाद अगर आप बात किया जाए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके नियंत्रण में काम करती है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा जो कि IS काम करता है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। कार्मिक मंत्रालय पर इसका, कार्मिक मंत्रालय इस पर नियंत्रण स्थापित कर रखती है। भारतीय पुलिस सेवा पर जो कि गृह मंत्रालय अपना वर्चस्व रखती है। गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय
इसको नियंत्रित करती है। और भारतीय वन सेवा को पर्यावरण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जो है कि इस पर अपना नियंत्रित स्थापित करके रखता है। देखिए ये जो तीनों पद मैंने आपको जो है बताया दोस्तों, इन तीनों पदों पर नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। इन तीनों पदों पर नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार करती है। अब केंद्र सरकार की नियुक्ति करने के बाद, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस को जो कि यूपीएससी के माध्यम से इसकी नियुक्ति होती है दोस्तों। तो अगर आपने जो कि ये परीक्षा पास की तो यूपीएससी के थ्रू आपका क्या होगा? चयन होगा। और आपका चयन होने के बाद आपका कैडर डिसाइड किया जाएगा, और कैडर डिसाइड करने के बाद आपकी नियुक्ति भारत के अलग अलग राज्यों में की जाती है। तो इस हिसाब से जहां पर आप ड्यूटी करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप यूपी से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, आप यूपी से संबंधित है और आपकी पोस्टिंग कर दी जाए मान लीजिए भोपाल या जो कि छत्तीसगढ़ इस तरीके का भी कर दिया जाए, तो वहां पर जाकर के जिस राज्य में आपकी पोस्टिंग है वहां पर उस राज्य के सरकार से आपको वेतन मिलेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि नियुक्ति जो कि केंद्र सरकार करेगी, लेकिन वेतन देने का काम उस राज्य से संबंधित राज्य का वो राज्य आपको वेतन देगा जहां पर आपकी ड्यूटी लगाई गई होगी, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर निलंबन की बात कर जाए तो आपको निलंबित करने का अधिकार राज्य सरकार का है। आपको निलंबित राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन आपको परमानेंट हटा नहीं सकती है, अस्थायी तौर पर हटा नहीं सकती है, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों। और यहाँ पर अगर आपकी बात की जाए पहले आईसीएस अधिकारी की भारत की, तो भारत के पहले आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों? सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले आईसीएस अधिकारी थे। कब बने थे दोस्तों? 1863 में। 1863 में भारत के पहले आईसीएस बने। ये भी आप ध्यान रखिएगा जो कि आईएएस की जो परीक्षा होती थी, या फिर ऐसे कहिए कि जो भारत में पहले प्रशासनिक सेवाओं की जो परीक्षाएं हुआ करती थी वो इंग्लैंड हुआ करती, भारत में उनका आयोजन ही नहीं होता था। और उसकी लैंग्वेज कौन सी थी? इंग्लिश हुआ करती थी। तो इससे जो है कि थोड़ा सा मुश्किल काम और होता था, क्योंकि भारत को जो कि भारत के जो भी हमारे विद्यार्थीगण हुआ करते थे और इस प्रतियोगिता में भाग लेते थे, उनको उतना ज्यादा इंग्लिश की समझ नहीं हुआ करती थी। तो ये हमारे भारत के पहले जो कि आईसीएस अधिकारी हैं। और इसके बाद जो कि आपके पहले जो कि आईएएस महिला की बात कर लिया, तो पहली महिला आईएएस है अन्ना राजम मल्होत्रा। अन्ना राजम मल्होत्रा जो है भारत की पहली महिला आईएएस है, अन्ना राजम मल्होत्रा। और आईपीएस की दोस्तों बात की जाए तो भारत की पहली महिला आईपीएस जो है वो है किरण बेदी। इनका नाम देखिएगा दोस्तों, बड़ा पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों व्यक्तियों के नाम बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। अब जो है हमारे पास बचा जो कि आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स की बात करिए दोस्तों, तो हमारे पास एक आर्टिकल यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट है 311 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, और एक आर्टिकल हमारा 312 इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इन्हीं दोनों आर्टिकल्स की बात करेंगे। 311 आर्टिकल्स में क्या कहा गया है? तो 311 आर्टिकल में कहा गया है कि संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग के जो भी कर्मचारी हैं उनको संरक्षण प्रदान करने की बात की गई है आर्टिकल नंबर 311 में। क्या कहा गया है? संघ तथा लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 311 के तहत। 312 में क्या है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है। नई अखिल भारतीय सेवाएं, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अब ये करने का शक्ति किसके पास है दोस्तों? तो करने की शक्ति जो है वो राज्यसभा के पास होती है। राज्यसभा क्या करता है? प्रस्ताव पारित करके और जो है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं को बना सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो है कि अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में डिस्कस कर लिया, मेन हमारा फोकस इसी पर था। तो देखिए केंद्रीय सेवा के बारे में मैं मोटा मोटी चीजें कर दूं तो केंद्रीय सरकार में केंद्रीय सेवा में होता क्या है? केंद्रीय सेवा में आप कोई भी सेंट्रल जॉब ले लीजिए, जैसे रेलवे का ले लीजिए, डाक का ले लीजिए, या फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को भी जॉब ले लीजिए, तो आप देखते होंगे आपकी परीक्षा भी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, जो नियुक्ति भी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, आपको जो है कि वेतन भी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं आपको जो है उपलब्ध कौन कराती है? केंद्रीय सरकार उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो
कहने का ये मतलब कि केंद्र सरकार ही आपकी नियुक्ति करेगी, केंद्र सरकार ही आपसे काम कराएगी, केंद्र सरकार ही आपको पैसे देगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंस था अखिल भारतीय सेवाओं में, ठीक ना। अब तीसरा बात करिए राज्य सेवा की। तो राज्य सेवा में क्या होता है, राज्य सेवा के अंतर्गत राज्य सेवा में राज्य सरकार आपको नियुक्त करती है, राज्य सरकार का ही आप काम करते हैं और राज्य सरकार ही आपको क्या करती है, उसका वेतन उपलब्ध कराती है। तो देखिए इन सब में से अगर आप सबसे पावरफुल बारे में बात करें, सबसे पावरफुल जॉब कौन सी है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो इन तीनों सेक्टरों की बात करें, अखिल भारतीय सेवा की, केंद्रीय सेवा की और राज्य सेवा की, ठीक है, तो इनमें सबसे ज्यादा डरे हुए अधिकारी कौन होते हैं, वो राज्य सेवा के होते हैं। कैसे दोस्तों, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार ही हटा सकती है, इनको राज्य सरकार हटा नहीं सकती है, ठीक है, इसको बस निलंबित कर सकती है। लेकिन यहाँ पर आप बात करेंगे केंद्रीय सेवा में, केंद्रीय सेवा की बात कर रहा हूँ, राज्य सेवा की बात करेंगे तो राज्य सेवा में होता है कि राज्य सरकार ही आपको हटा भी देगी, ठीक है। तो सबसे डरे हुए व्यक्ति ये रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में हमें रखना है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छे समझ में आएगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी यूपीएसआई के जो कि कैंडिडेट्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करिए, ठीक। और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए।